बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच का एक जजमेंट है लॉर्ड साइमा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस होटल गोराडियास प्राइवेट लिमिटेड कमर्शियल अपील नंबर 1 ऑफ 2021। इस केस में 3 कोर्ट के बारे में है, सिविल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर बताए गए कोर्ट। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है जो मैंने आगे बताया था, जो भाड़ेकरू और मकान मालिक के बीच के विवादों के लिए स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। इसके सेक्शन 47 के अंदर है कि जो भी केसेस इस एक्ट के अंदर कंपीटेंट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट या उनके बताए ऑफिसर को परखना होता है, वो केसेस सिविल कोर्ट के आगे नहीं चला सकते और ऐसे अथॉरिटीज देखने वाले मैटर्स में सिविल कोर्ट इंजंक्शन भी पास नहीं कर सकता अगर इसी एक्ट में ऐसा परमिशन नहीं है तो। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में एक बात देख लो। चैप्टर 7 है जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, अपील, प्रैक्टिस और प्रोसीजर को लेकर है, और चैप्टर 8 जो समरी डिस्पोजल ऑफ कुछ एप्लीकेशंस के लिए है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होते हैं और जो कंपीटेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं। अब केस फाइल करने से पहले देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसके पास जाना चाहिए। इस केस में गोराडियास एक होटल का मालिक है और उसने ये होटल लीवन लाइसेंस पे दिया था लॉर्ड साइमा को 2015 में। बाद में नोटिस एक्सचेंज हुए दोनों के बीच लाइसेंस को खत्म यानी टर्मिनेट करने को लेके। इसके बाद केस पहुंचा सिविल जज सीनियर डिवीजन रहाटा के पास 2019 में। जगह के साथ गोराडियास ने 16 करोड़ रुपए भी मांगे। तब लॉर्ड साई ने कहा कि ये सूट सीजेएसडी के पास मेंटेनेबल नहीं है और सूट कमर्शियल कोर्ट के पास जाना चाहिए, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के अंदर। तब सीजेएसडी ने केस ट्रांसफर किया डिस्ट्रिक्ट जज कोपरगांव के पास जो कमर्शियल कोर्ट था। कमर्शियल कोर्ट ने एक टेम्परेरी इंजंक्शन एप्लीकेशन में लॉर्ड साई को कहा कि गोराडियास को जगह वापस देने और 2 करोड़ रुपीस भी कोर्ट में जमा करने। लॉर्ड साई ने भी कोई टेम्परेरी इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल किया था जो रिजेक्ट हो गया। लॉर्ड साई ने 2 कमर्शियल अपील्स फाइल किए, दोनों इंजंक्शन एप्लीकेशंस के ऑर्डर के खिलाफ। हाईकोर्ट में लॉर्ड साई का कहना था कि कमर्शियल कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन नहीं था सेक्शन 11 कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर। सेक्शन 11 कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है कि जो सूट एप्लीकेशन प्रोसीडिंग्स सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता किसी कानून के अंदर, वही सूट एप्लीकेशन प्रोसीडिंग्स कमर्शियल कोर्ट भी नहीं सुन सकता। लेकिन अब लॉर्ड साई का कहना था कि सेक्शन 47 एमआरसी एक्ट के अंदर सिविल कोर्ट रेंट रिलेटेड केस नहीं सुन सकता और केस कंपीटेंट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। दूसरा ये कि लॉर्ड साई ने भाड़ा नहीं भरा 2016 में और गोराडियास पहुंचा कोर्ट में 2019 में, तो लिमिटेशन के बाहर है केस। तीसरा कि जो नीचे का कोर्ट ने इंटरिम यानी केस खत्म होने तक के ड्यूरेशन के लिए इंजंक्शन पास किया है वो फाइनल रिलीफ ही है, तो डिसाइड करने को कुछ भी बचा नहीं है। चौथा कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर कोर्ट पहुंचने से पहले मीडिएशन ट्राई करना था, मतलब दोनों पार्टीज को बैठा के एक मीडिएटर के सामने मैटर सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। लॉर्ड साई का कहना था कि अगर केस में कोई इश्यूज हैं जिनके लिए एविडेंस वगैरह देखने होते हैं तो ऐसा रिलीफ इंटरिम स्टेज में नहीं दे सकते। गोराडियास का कहना था कि केस लॉर्ड साई के कहने पे ही कमर्शियल कोर्ट भेजा गया सिविल कोर्ट से, कि मीडिएशन में जाना कंपलसरी नहीं है, कि अग्रीमेंट बहुत पहले खत्म हो गया था और लॉर्ड साई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा रहा था। कोर्ट का कहना था कि लॉर्ड से ये कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो सेक्शन 3 महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से एमआरसी एक्ट ऐसे लाइसेंसी को अप्लाई नहीं होगा और कि लीवन लाइसेंस अग्रीमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से ये कमर्शियल डिस्प्यूट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 7 कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर। कोर्ट ने कहा कि ये मीडिएशन का पॉइंट पहली बार लॉर्ड साई ने इस अपील में उठाया है और केस बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इंजंक्शन को लेके कोर्ट का कहना था कि ऑर्डर 39 रूल्स 1-2 सीपीसी और सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से कोर्ट को पावर है इंजंक्शन पास करने का, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में। कि सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो मरीन्स एंड अनदर वर्सेस बोनस वॉच कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स में कहा है कि जो सूट में भाड़े का घर खाली करने और मकान मालिक को वापस देने मांगा गया हो तो आखिर का ऐसा रिलीफ इंटरिम स्टेज पे नहीं दे सकते। आखिर में कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर सेटिसाइड न करके उनमें बदलाव किया और डिपॉजिट 4 करोड़ का किया और लाइसेंस फी भी डिपॉजिट करने बोला हर महीने के लिए। अब इस केस में कोर्ट ने एमआरसी एक्ट के अंदर कंपीटेंट अथॉरिटी की बात क्यों कही पता नहीं, जबकि कंपीटेंट अथॉरिटी सिर्फ रेजिडेंशियल यूज के लिए दिया हो प्रॉपर्टी तो उसके लिए है। लेकिन एक और बात है कि एमआरसी एक्ट तो अप्लाई ही नहीं हुआ, तो कोई भी केस फाइल करने से पहले ये देखना होगा कि 1 हम चाहते हैं क्या है कोर्ट से, 2 ये रिलीफ किस एक्ट के अंदर दिया जा सकता है, 3 उस एक्ट में कौन से कोर्ट के पास जाने को कहा है, 4 क्या हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सुनने के लिए
कोई स्पेशल कोर्ट अथॉरिटी फोरम ट्रिब्यूनल है? 5. उस स्पेशल कोर्ट अथॉरिटी फोरम ट्रिब्यूनल को कौन से एक्ट के अंदर बनाया है और उसके पावर्स कितने हैं? 6. क्या सिविल कोर्ट जाना मना है उस एक्ट के अंदर? 7. अगर मना भी है तो क्या हमारी स्पेसिफिक मैटर को भी बार किया गया है? 8. उस स्पेशल कोर्ट अथॉरिटी फोरम ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद उस ऑर्डर का अमल कैसे करना है या अपील में कहाँ जाना है? अब एक पॉइंट देख लो। एक जजमेंट के कई हिस्से होते हैं। जैसे पहले आता है कौन से कोर्ट ने जजमेंट ऑर्डर पास किया है और वो कौन से जुरिस्डिक्शन में पास किया है, अपील में आया है या पहली बार उस कोर्ट में फाइल हुआ है मैटर, फिर वो रिपोर्टेबल है या नहीं, मतलब कोई खास लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ है क्या उसमें जो तुम अपने केस में भी यूज कर सकते हो। फिर आता है केस का नंबर। ये हर कोर्ट का अलग कोडिंग हो सकता है तो ध्यान देना पड़ेगा। मैटर फाइल करने के बाद उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए तो कोर्ट उन्हें दुरुस्त करने कह सकता है, तो फाइल होने पे फाइलिंग या लॉजिंग नंबर मिलता है और सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स निकालने के बाद फाइनल नंबर मिलता है। साल भी लिखा होता है। फिर पार्टीज का इन्फॉर्मेशन, जज का नाम और डेट ऑफ जजमेंट भी लिखते हैं। इसमें कौन से डेट को मैटर सुन के खत्म हुआ वो डेट और एक्चुअल जजमेंट का डेट अलग से भी लिखा हो सकता है। अब इसके आगे कई बार लिखते हैं कि इस केस में क्या है एक्चुअल विवाद, मतलब कौन सा प्रश्न है जो कोर्ट सुलझाने वाले हैं। इसके बाद कई बार जो निर्विवादित तथ्य होते हैं वो लिखते हैं कि सूट क्या था, किसने फाइल किया, कोर्ट से क्या मांगे, सामने वाले ने क्या किया और फिर ये कहाँ से और कैसे पहुंचा इस कोर्ट तक। इसके बाद जो इस कोर्ट के पास आया है उसका क्या कहना है, उनके हिसाब से उसका बाजू क्या है, वो कौन से जजमेंट्स को रेफर करता है वो लिखा होता है। इसके बाद सामने वालों को क्या कहना है वो लिखते हैं, वो कौन से जजमेंट्स को रेफर करते हैं वो भी लिखते हैं। फिर कोर्ट अपनी बात कहता है कि उनको क्या लगता है तथ्यों और जजमेंट्स के बेसिस पे और जो सारे पार्टीज का आर्ग्यूमेंट्स है उन पे। नीचे के कोर्ट्स में पार्टीज के इंट्रोडक्शन के बाद पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन या इश्यूज लिखते हैं, जो विवादित प्रश्न है, जो इश्यूज फ्रेमिंग के टाइम डिसाइड हुए थे वो। फिर एक एक करके सारे पार्टीज का कहना, जो एविडेंस लीड की थी वो लिखते हैं हर इश्यू के अंदर। फिर कोर्ट अपनी बात कहते हैं। आखिर में हर प्रश्न का उत्तर और फाइनल जजमेंट रहता है और एक ऑपरेटिव पार्ट रहता है, मतलब जिसपे अमल करना होता है पार्टीज को, मतलब इतने पैसे इतने समय में देने हैं, कौन किसको देगा, या डिसमिस होता है या स्टे किया जाता है या जो भी हो। कुछ राज्यों के कोर्ट्स में अलग अलग निर्देश भी हो सकते हैं कि ऐसे फॉर्मेट में लिखने चाहिए जजमेंट्स। ये जजमेंट का आउटलाइन हुआ। अब पूरे जजमेंट को सामने रखा तो ब्रॉडली दो कंपोनेंट्स है, रेशियो डिसिडेंडाई और ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डिसिडेंडाई का मतलब है जो भी बेसिस और मटेरियल पे जजमेंट यानी फैसला बेस्ड है, और ये इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जिनके बिना फैसला बन ही नहीं सकता। इसका इस्तेमाल आगे के केसेस में कर सकते हैं अगर तथ्य भी मैच हो गए तो। अगर किसी एक्ट के किसी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन हुआ तो वो हर उस सेक्शन को लेके खड़े केस में यूज भी हो सकता है। रेशियो का मतलब है रैशनल, जैसे अगर एक घटना घटी है और कानून में जो कहा है वो कैसे उस घटना पे अप्लाई होता है वो। ऑबिटर डिक्टा है वो सब बातें जिनका उस केस से कुछ लेना देना नहीं है, खासकर इनका कोई बाइंडिंग इफेक्ट जैसे नहीं होता। जैसे अगर जजमेंट में इधर उधर की बातें हो, जो ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता जजमेंट में। अब इन दोनों के बीच एक पतला लाइन होता है जो समझना जरूरी है। तो जो भी जजमेंट के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनमें डिस्कस हुई बातें सारी की सारी अपने केस में लगा लो। अगर वो लेटेस्ट है, रिपोर्टेबल है, रेशियो को क्लियरली लिखा गया है, कितने जजेस के बेंच ने पास किया है, कौन सा कोर्ट है, कौन से कानून को डिस्कस किया है, वो कानून चालू है क्या, और तथ्य क्या है उस जजमेंट में, ये सब देखना पड़ता है।